हेलो गाइस, आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। तो चलो आज आपका जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड नेग्लिजिबल चैप्टर है रिफंड, और एक है आपका इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। तो दो दो चैप्टर आज हम खत्म करेंगे। एंड ये जो रिफंड चैप्टर है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार आता ही रहता है। बट बहुत सारा टीचर क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मानते ही नहीं है चैप्टर जैसे। बोलते हैं कि ये आपका कॉस्ट्यूम में भी है, यहाँ पे भी है, नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक है इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, वो दोनों रिलेटेड है। रिफंड एंड आपका इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एंड रिलेटेड है। तो इसलिए हम ये जो दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, इसका जो भी सब इलुस्ट्रेशन है एंड क्वेश्चन आंसर सब कुछ खत्म करेंगे। और एक बात है, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात है, हमारा जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नया वीडियो जब आएगा तो तब आपको पता नहीं चलेगा। आपके बेनिफिट के लिए ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं ये जो रिफंड चैप्टर। तो आ जाइए, ये जो रिफंड चैप्टर है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो रिफंड चैप्टर में आपका इलुस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि आपका एक बेनिफिट है कि यहाँ पे आपका इलुस्ट्रेशन नहीं है। क्वेश्चन जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको अगर करेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड रिवीजन क्लास जब करेंगे तो आपका तो पूरा डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54। तो सेक्शन नंबर 54 है आपका रिफंड के लिए। तो कोई भी ऐसे टाइम लिमिट है फॉर सैंक्शनिंग रिफंड, रिफंड करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट है? हाँ है, जरूर है। यहाँ पे 60 डेज, 60 डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। जब से आप अप्लाई किए हैं, एप्लीकेशन फॉर रिफंड जब से किए हैं, उसका 60 डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। नहीं तो 61 डेज टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफंड, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6%, ठीक है। और एक बात है, अगर आप जीरो रेट सप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा 90% ऑफ दी जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स का, ठीक है, 90% रिफंड मिल जाएगा। एंड वहां पे आप जिस दिन एक्नोलेजमेंट वहां पे सबमिट करेंगे तो उसका 7 डेज के अंदर आपको यहाँ पे प्रोविजनली रिफंड मिल जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, मेनली टाइम लिमिट को लेकर क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल है। हम ज्यादा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्यादा आपको पढ़ाते हैं, मजा मस्ती वो इंटर लेवल में होता रहता है, बट फाइनल लेवल आप लोग बड़े हो गए हैं एंड सीरियस भी हो गए हैं, तो इसीलिए आपको चाहिए यहाँ पे स्टडी, ओनली स्टडी, ठीक है। तो आ जाइए, उसके बाद है discuss the provision relating to refund of an amount of advance tax deposited by a casual taxable person under section number 27 subsection 2। तो यहाँ पे प्रोविजन आप बताइए, जो भी रिफंड रिलेटेड टू दी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वहां पे कैसे उसको मिलेगा रिफंड। तो सेक्शन नंबर 27 में हम देखे थे, जीएसटी में देखेंगे अभी, तो वहां पे है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो स्पेशल प्रोविजन होता है। तो वहां पे वो जो भी एडवांस टैक्स डिपोजिट करते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उनको एडवांस टैक्स रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, रिफंड मिलने के लिए जो भी प्रीवियस सब कुछ रिटर्न उसको फाइल करना पड़ेगा, सब कुछ रिटर्न उसको फाइल करना पड़ेगा, ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। और जो लास्ट रिटर्न में जितना भी टैक्स है, ठीक है, जितना भी सब टैक्स एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद अगर कुछ भी बचेगा तो वहां पे उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। दो चीज यहाँ पे ध्यान देना है, पहले तो ऑल रिटर्न वो फाइल करेंगे, उसके बाद जो भी सब टैक्स लाइबिलिटी सब कुछ पहले सेटअप होगा। एंड कौन सा हिसाब से वो सेटअप होगा, जो भी लास्ट रिटर्न है, लाटेस्ट रिटर्न के हिसाब से वो सब कुछ सेटअप करने के बाद जो भी बचेगा वहां पे उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आ जाइए, सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। इन केस ऑफ रिफंड अंडर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेदर बीआरसी एंड एफआईआरसी इज नेसेसरी फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिफंड। तो यहाँ पे अगर रिफंड होता है, इसके केस में अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो वहां पे बीआरसी एंड एफआईआरसी चाहिए क्या आपको, डॉक्यूमेंट चाहिए क्या? तो मैं पहले आपको बता देता हूँ बीआरसी क्या है। बीआरसी है आप बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, एंड एफआईआरसी है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट है। ये कब इशू होता है, तो ये मेनली इशू होता है जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, खास करके सर्विस के टाइम लगता है। यहाँ पे पूछा है कि गुड्स में लगता है क्या, नहीं, ये जो क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्योंकि ये सर्विस के केस में लगता है। प्लस आपको यहाँ पे गुड्स के केस में ओनली एप्लीकेशन देना पड़ता है, बट आपका जो भी सर्विसेज के केस में ये बीआरसी एफआईआरसी चाहिए, प्लस उसके साथ एप्लीकेशन फॉर रिफंड आपको चाहिए। तो बीआरसी एंड एफआईआरसी मेनली एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि जब बैंक रियलाइज करता है अमाउंट, तो हमारा जो कंट्री में मीन सप्लायर का कंट्री, हमारा कंट्री, जब ये एक्सपोर्ट के टाइम होता है ना, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री मीन हमारा जो ओन कंट्री का जो बैंक है वो रियलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है, जिसको बोलते हैं बीआरसी। एंड एफआईआरसी क्या होता है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। वो जब जो भी इंपोर्टर है इंडिया के बाहर जो कंट्री में बैठा है, तो उसका बैंक उसको देगा एफआईआरसी सर्टिफिकेट। ये मेनली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में लगता है एंड उसके केस में नहीं लगता है। तो आंसर यहाँ पे नो होगा, ये ओनली एक्सपोर्ट का सर्विसेज में लगता है। यहाँ पे गुड्स दिया है तो गलत बताया है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है,
व्हेन इज ए डेफिशिएंसी मेमो इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए रिफंड क्लेम मेड अंडर सेक्शन नंबर 54। तो यहाँ पे व्हेन कब एक डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी मेमो वो इशू होता है इन केस ऑफ रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन नंबर 54। तो डेफिशिएंसी मेमो क्या है? डेफिशिएंसी मेमो कुछ नहीं है, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में आपको डेफिशिएंसी दिखाना है, ठीक है, प्रेस्क्राइब फॉर्म में वो डेफिशिएंसी दिखाता है और जो भी कमिश्नर है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी मेमो। ये कब इशू होता है? जब जब कोई भी कमिश्नर अगर कोई भी डेफिशिएंसी नोटिस करता है, ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी अगर नोटिस करता है तो वहां पे वो एक डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा। एंड ये जो डेफिशिएंसी मेमो अगर इशू होता है तो वहां पे उसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर से दोबारा उसको एक फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर किसके लिए? रिफंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे कौन देगा इसको? ये जो एप्लीकेंट जो है, जो कि एक्सपोर्टर जो क्लेम करता है रिफंड, तो वो देगा एक डेफिशिएंसी मेमो। जब आएगा तो वहां पे वो रेक्टिफिकेशन करके एक नया फ्रेश एप्लीकेशन इशू करेगा। एंड डेफिशिएंसी मेमो मेनली कमिश्नर देता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर दिया है। बट ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसे तो इग्नोर ही कर देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं कि इग्नोर कर देते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं पूछते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेन डाउट रह जाता है। एंड बहुत सारा अगर देखेंगे 80% स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट होता है एंड कंफ्यूजन भी ये चैप्टर के रिलेटेड है एंड डर भी है। रिफंड चैप्टर बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाउट है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे? स्टेट द एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट आज एप्लीकेबल टू द रिफंड क्लेम्स। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन है जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल हो जाता है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है कि जब आप अगर डबल बेनिफिट किसको दे देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, वहां पे बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन है जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता है। जब प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लगेगा, मीन डबल बेनिफिट अगर जाएगा, तो वहां पे वो क्या करते हैं? कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर कर देते हैं जो भी रिफंड। बट कुछ सिचुएशन है जहां पे आपका प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, मींस आपका एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। एंड उसका दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ सिचुएशन बताइए जहां पे आपका जो भी रिफंड वो नहीं जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा, मींस वो एप्लीकेंट को दिया जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन का आंसर सेम है, जो कि एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल अनजस्ट एनरिचमेंट एंड एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफरिंग रिफंड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो यहाँ पे 5-6 सिचुएशन है जहां पे आपका ये एक्सेप्शन आ जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। पहला सिचुएशन है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, तो वहां पे आरसीसी को दिया जाएगा, मींस जो भी यहाँ पे एक्सपोर्टर को दिया जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं देखा जाएगा तो आरसीसी को मिल जाएगा। यहाँ पे उसका एक एक्सेप्शन है जब एक्सपोर्ट होता है। दूसरा है जो भी ऑन यूटिलाइज ऑफ आईटीसी इन रिलेशन टू दी दो सिचुएशन, जीरो रेटेड सप्लाई, दूसरा है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो कि होता है कि अगर आपका जो भी इनपुट टैक्स का रेट वो ज्यादा हो जाता है आउटपुट टैक्स का रेट से, तो वहां पे बोलते हैं अनजस्ट जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में ऑन यूटिलाइज आईटीसी मिल जाता है आरसीसी को। उसके बाद तीसरा सिचुएशन है कि अगर आरसीसी यहाँ पे पार्टली सप्लाई किया है या नॉट सप्लाई एंड उसके लिए इनवॉइस भी नहीं इशू हुआ है, बट वो टैक्स पेड कर दिया है, मींस गलती से वो टैक्स पेड कर दिया है, तो वहां पे आरसीसी को मिल जाएगा। उसके बाद है चौथा सिचुएशन है कि अगर वहां पे वो रॉन्ग हेड में टैक्स डिपॉजिट कर देता है, जैसे सीजीएसटी के लिए एसजीएसटी में वो डिपॉजिट कर देता है, एसजीएसटी के लिए सीजीएसटी या आईजीएसटी में डिपॉजिट कर देता है, तो वहां पे जो भी टैक्सेस उसको रिफंड मिल जाएगा, उसको दोबारा फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा सही हेड में। उसके बाद पांचवा सिचुएशन है कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, ठीक है, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होता है तो वहां पे भी आपका आशीष को मिल जाता है। एंड लास्ट सिचुएशन है कि अगर कोई भी कमिश्नर अगर प्रिस्क्राइब करेगा तो वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये कुछ 5-6 सिचुएशन है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर बता देंगे। कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे कैलाश प्राइवेट लिमिटेड वो सप्लाई कर रहा है गुड्स डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट में। इट एंगेज इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। तो वो एंगेज है बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में, मीन्स वो बना रहा है प्लस सेल कर रहा है गुड्स। उसके बाद द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसके बाद वो जो कंपनी वो रजिस्टर है जीएसटी में कर्नाटका स्टेट में, बैंगलोर में। उसके बाद द कंपनी एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम डीम्ड जीरो रेटेड सप्लाई, उसको बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या दूसरा है कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी नहीं है एक्सपोर्ट ड्यूटी अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि बॉन्ड के अंदर आप सप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ना करके भी टैक्स आप उसको सप्लाई कर सकते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एलयूटी के अंदर। द कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाई ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे कंपनी फॉलोइंग सप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया है, रुपीज दे दिया है। तो यहाँ पे पॉइंट आई में दे दिया है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए टू यूके
फॉर $10,000। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, वो यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट ए जो कि $10,000 में। एंड असेसेबल वैल्यू अंडर द कस्टम इन इंडियन रुपीज, तो असेसेबल वैल्यू हुआ है उसका वैल्यू इन कस्टम एज पर इंडियन रुपीज, तो वो हुआ है 7 लाख। ठीक है, उसका असेसेबल वैल्यू इंडियन रुपीज में 7 लाख। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा रिफंड। रिफंड कहाँ पे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एलयूटी के अंदर आप सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ड्यूटी नहीं पेमेंट करना पड़ता है, बट रिफंड मिल जाता है। बट अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी एक बार पेमेंट कर दिए हैं तो वहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे तो आपको आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा, आईजीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा, बट आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एलयूटी के अंदर तो वहाँ को आपको रिफंड मिलता है। बट अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट तो वहाँ पे आपको आईटीसी मिलेगा, कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्दर वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय दी सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर 6 लाख, तो यहाँ पे लाइक गुड्स जो कि डोमेस्टिकल सप्लाई वो 6 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे ये रिफंड, तो यहाँ पे रिफंड नील हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट के टाइम कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट किया है। ठीक है, सिंपल था, हम समझा दिए। उसके बाद डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स 5%, तो यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल प्रोडक्ट बी एंड उसका प्राइस जो भी टैक्स रेट है 5% एक्सक्लूडिंग है, वो 10 लाख मीन इंडिया में वो सप्लाई कर रहा है। एंड इनपुट्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स आर टैक्सेबल 18%, मीन्स यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है। इनपुट का रेट है 18% बट आउटपुट टैक्स का रेट है 5%। तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, तो यहाँ पे आईटीसी मीन्स रिफंड मिल सकता है। एंड नॉट नोटिफाइड प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन ऑफ 51, तो यहाँ पे कोई भी नोटिफाइड गुड्स नहीं है, मीन्स यहाँ पे नॉर्मल गुड्स है। एंड यहाँ पे मेनली इनपुट का रेट ज्यादा है आउटपुट रेट से, इनपुट रेट ज्यादा है आउटपुट रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट आ रहा है, यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ 5% है आउटपुट बट इनपुट है 18%। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है एंड यहाँ पे मिल जाएगा रिफंड। ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे नीचे। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक्सक्लूडिंग टैक्स 18%, तो यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट यू को वो सप्लाई कर रहा है एंड वो जीएसटी का रेट है 18%। आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट, तो आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा रिफंड। ठीक है, रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि आईटीसी अगर क्लेम कर चुका है तो उसको तो आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी जहाँ पे मिलता है रिफंड नहीं मिलता, एक आपको मिलेगा आईटीसी या रिफंड, दोनों नहीं मिलेगा साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आईटीसी ऑलरेडी मिल चुका है, रिफंड नहीं मिलेगा, तो इसलिए नील हो जाएगा रिफंड का अमाउंट। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय दिस सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर इज 5 लाख, तो यहाँ पे मेनली एक्सपोर्ट कर रहा है एग्जाम सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड उसका वैल्यू है 6 लाख एंड लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई वो 5 लाख। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे लाइक गुड्स का 1.5 और आपका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट व्हिच एवर इज लोड, उसको हम कंपेयर करेंगे। इस बार अमेंडमेंट भी आया है, ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स दिया है 6 लाख, उसका वैल्यू क्या लेंगे, तो उसका वैल्यू लेंगे शिपिंग बिल में जो भी वैल्यू है एंड आपका टैक्स इनवॉइस में जो भी वैल्यू है व्हिच एवर इज लोड उसका वैल्यू लेंगे। ठीक है, उसका वैल्यू लेंगे, अमेंडमेंट आया है। एंड आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी अमेंडमेंट आया है। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी अमेंडमेंट आया है, तो हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आईटी से अवेलेबल फॉर दी अबव टैक्स पीरियड इज जस्ट फॉलोज, आईटीसी कितना अवेलेबल होगा अबव टैक्स पीरियड, तो यहाँ पे इनपुट का दे दिया है 3,50,000 जो कि आईटीसी है। ठीक है, आईटीसी ऑलरेडी ओपनिंग वाला दे दिया है 3,50,000, ओपनिंग वाला नहीं इस पीरियड का। एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर 1,20,000, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं यूज होता है। उसके बाद है डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल टू कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन टैक्स पीरियड, तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम अमाउंट रिफंड मिलेगा, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड मिलेगा, तो उसके लिए हम दो अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। बाकी जो दो अमाउंट है ये वाला एंड लास्ट वाला उसको कैलकुलेशन कर, तो यहाँ पे रिफंड देख लेते हैं कितना मिलेगा। ये 0.2i के लिए, ठीक है 0.2i के लिए है रिफंड कितना मिलेगा, तो रिफंड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो पहले जो भी फॉर्मूला था वही रहेगा, टोटल आईटीसी रहेगा एंड ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर जो कि है आईडीएस टर्नओवर, शॉर्ट में लिख लेते हैं आईडीएस वाला टर्नओवर, नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर, नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर एंड इसमें से लेस करेंगे जो भी है टोटल आईटीसी या नेट आईटीसी इसको बोल सकते हैं। ऊपर रहेगा टैक्स पेएबल, ये वाला अमेंडेड है, इतना तक था, ये जो इतना तक था, बट यहाँ पे अमेंडमेंट आया है टोटल टैक्स पेएबल जितना है अंडर आईटीएस, आईडीएस में जो भी यहाँ पे टैक्स पेएबल है नीचे रहेगा आपका टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी रहेगा नीचे, टोटल आईटीसी रहेगा। ठीक है, टोटल आईटीसी रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल आईटीसी कितना है, यहाँ पे टोटल आईटीसी है 3,50,000 है, 3,50,000 है। एंड यहाँ पे अमेंडेड पार्ट कौन सा है, ये जो
2 पॉइंट ऐड हुआ है जो कि प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे उसको करेक्शन नहीं किया है, बट ये अमेंडमेंट हो चुका है, ये वाला पॉइंट ऐड हो गया है जो कि हाईलाइटेड है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर रहेगा आईडीएस वाला टर्नओवर। तो आईडीएस वाला टर्नओवर अगर यहाँ पे देखेंगे, ये है आईडीएस वाला टर्नओवर, 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है आईडीएस वाला टर्नओवर। एंड नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर। तो अगर हम टोटल कर देंगे कितना हो रहा है, तो टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे 7 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6 लाख, तो टोटल 28 लाख हो रहा है नीचे। तो नीचे टोटल 28 लाख हो रहा है, उसमें से माइनस करेंगे जो भी आईटीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा टोटल आईटीसी। तो टोटल आईटीसी कितना, वही 3,50,000 है, 3,50,000 है। ऊपर रहेगा टैक्स पेबल अंडर ड्यूटी एडवर्टेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है, कितना टैक्स पेबल होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 10 लाख के ऊपर अगर 5% देखेंगे, ये जो 10 लाख के ऊपर, तो कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपका 50,000 हो जाएगा, ठीक है, 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 50,000 ऊपर रहेगा, इतना टैक्स पेबल है बाय टोटल आईटीसी। तो टोटल आईटीसी यहाँ पे है 3,50,000 है। तो यहाँ पे आंसर सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर उसी हिसाब से नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो अमेंडमेंट के हिसाब से अगर स्ट्रक्चर हुआ होता तो वहां पे चेंजेस दिखाई देता, बट यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट का हिसाब से चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वही रहेगा 50,000, तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा कितना, 75,000। तो 75,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 75,000, ठीक है, 75,000। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन को चलते हैं। फोर्थ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 लाख है डोमेस्टिकली लाइक काइंड गुड्स का वैल्यू एंड 6 लाख एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे दो चीज को। तो ये जो डोमेस्टिकली गुड्स का 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 7,50,000, 7,50,000 है। और आपका एक्चुअल कितना यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वैल्यू कितना है। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर वाला होगा, तो लोअर वाला ऑब्वियसली ये 6 लाख होगा। तो यहाँ पे हम रिफंड कैलकुलेशन करेंगे। तो रिफंड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा मेनली। तो यहाँ पे रहेगा नेट आईटीसी या टोटल आईटीसी, कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, जेआरएस जीरो रेटेड सप्लाई। नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर, नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर। तो यहाँ पे कितना होगा, नेट आईटीसी है 3,50,000। ऊपर रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई, तो जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ पे लेंगे वही लोअर वाला 6 लाख लेंगे। नीचे रहेगा वही टोटल, जो भी ये है 28 लाख है, जो कि है टोटल टर्नओवर है, एडजस्टेड टर्नओवर। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 3,50,000 6 लाख बाई 28 लाख, तो ये आ रहा है 75,000, 75,000। तो यहाँ पे अगर टोटल करेंगे, ये है 75,000 एंड ऊपर वाला है 75,000, तो टोटल आ रहा है 1.5 लाख। तो टोटल रिफंड है 1.5 लाख। यहाँ पे अमेंडमेंट है कि ये जो वैल्यू लेंगे 6 लाख, कौन सा दिन का वैल्यू लेंगे, तो कौन सा अमाउंट लेंगे, तो वहाँ पे दो चीज को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर हो। पहला है जो भी शिपिंग बिल में जो भी अमाउंट, एंड दूसरा है टैक्स इनवॉइस, विच वेरी लोअर, उस अमाउंट का लेंगे 6 लाख। एंड दूसरा 1.5 लेंगे जो भी हमारा डोमेस्टिकली लाइक गुड्स का। तो कंपेयर करेंगे, जो भी होगा लोअर, तो उसको हम लेंगे रिफंड कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड अमेंडमेंट वो था जीरो रेटेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पे सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा। तो यहाँ पे सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर हरियाणा का है, एंड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट। तो यहाँ पे वो मेनली एंगेज है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में विद इन द स्टेट। हरियाणा में वो मेनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करता है। उसके बाद गिवन बिलो आर दी details of the turnover and applicable GST rate of the final product manufactured by super engineering works as also the ITC upheld on input। तो यहाँ पे मैंने जो भी सब डिटेल दिया है, ये मैंने दिया है प्रोडक्ट के बारे में, दिया है टर्नओवर के बारे में, दिया है आउटपुट जीएसटी रेट दिया है, आईटीसी अपहेल्ड कितना है, एंड इनपुट टैक्स रेट का जीएसटी रेट क्या है, ये सब दे दिया है नीचे सब कुछ। तो चलो ये सब दे दिया है ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड के लिए। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी। टर्नओवर दे दिया है 5 लाख, 3.5 लाख, 1 लाख। आउटपुट जीएसटी रेट 5%, 5%, 18%। एंड आईटी से अवेल है 54,000, 54,000, 10,000। इनपुट जीएसटी रेट है 18%, 18%, 18%। मेनली यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, ये सब एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्या, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी
that super engineering works is eligible to claim under section number 54। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्सिमम रिफंड कितना वो क्लेम कर पाएगा अंडर सेक्शन नंबर 54 में, मैक्सिमम रिफंड कितना क्लेम कर पाएगा। प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट बी इज notified as a product in respect of which no refund of unutilized input tax credit shall be allowed under said section। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी एक नोटिफाइड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रिफंड नहीं क्लेम कर पाएगा आज पर सेक्शन नंबर 54 वहाँ पे है कि अगर कोई नोटिफाइड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे उसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा, सेक्शन नंबर 54 मना कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे रिफंड, पहले देखते हैं कौन सा सिचुएशन में यहाँ पे रिफंड का केस एराइज हो रहा है अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहाँ पे लगेगा, जो आईटीसी का रेट है, आईटीसी का रेट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, रेट अगर ज्यादा होगा किससे, आउटपुट टैक्स रेट से, आउटपुट टैक्स रेट से अगर आईटीसी का रेट ज्यादा होगा तो वहां पे एराइज होगा वो सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोडक्ट ए बी में सिचुएशन एराइज होता है जहाँ पे आउटपुट टैक्स रेट से आईटीसी का रेट ज्यादा है, तो यहाँ पे एराइज होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। बट यहाँ प्रोडक्ट बी मना कर देता है, वो एक नोटिफाइड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी एक नोटिफाइड प्रोडक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट बी के ऊपर नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट बी के ऊपर नहीं मिलेगा। एंड प्रोडक्ट सी तो यहाँ पे तो एराइज ही नहीं हो रहा है, तो ओनली एक ही प्रोडक्ट है जो कि बचा है, प्रोडक्ट ए, जिसके ऊपर हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन करेंगे रिफंड कितना होगा, ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हम रिफंड कितना होगा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला आ जाते हैं, तो फॉर्मूला वही है, ये भी अमेंडेड वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे रहेगा रिफंड का अमाउंट कितना रहेगा, तो रिफंड का अमाउंट रहेगा यहाँ पे नीचे रहेगा टोटल आईटीसी रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आईडीएस वाला टर्न ओवर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस मींस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टर्न ओवर, टीओ मींस टर्न ओवर एंड टोटल टर्न ओवर, टोटल टर्न ओवर माइनस यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाता है, रहेगा नेट आईटीसी, ऊपर रहेगा टैक्स पेबल इन आईडीएस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला कितना टैक्स पेबल होगा यहाँ, ये सब आईटीसी है बट यहाँ पे पेबल कितना हुआ है, एंड यहाँ पे रहेगा वही टोटल आईटीसी, नेट आईटीसी सेम ही होता है टोटल आईटीसी। तो यहाँ पे कितना होगा देख लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल आईटीसी कितना होगा, तो टोटल अगर आईटीसी करेंगे तो यहाँ पे टोटल आईटीसी होगा, इसको ऐड कर देंगे 1,18,000, 1,18,000 होगा, एंड यहाँ पे टोटल कितना होगा, ए वाला होगा 5 लाख, टोटल होगा 9,50,000 है टोटल होगा। तो आ जाते हैं, तो यहाँ पे होगा नेट आईटीसी या टोटल आईटीसी 1,18,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा आईटीसी वाला टर्नओवर जो कि है 5 लाख, एंड नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर जो कि रहेगा 9,50,000 है, उसमें से माइनस कर देंगे नेट आईटीसी जो कि यही रहेगा 1,18,000। उसके बाद टैक्स पेबल अंडर आईटीएस उसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आउटपुट टैक्स रेट यहाँ पे है 5%, एंड ये 5 लाख के ऊपर अगर 5% कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 25,000 टोटल यहाँ पे आईडीएस में टैक्स पेबल है। तो यहाँ पे 25,000 रहेगा, एंड नीचे रहेगा टोटल या नेट आईटीसी 1,18,000। तो टोटल यहाँ पे कर देते हैं कितना होगा, 1,18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 62,105 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 25,000, ये 25,000 लेस हो जाएगा। तो लेस होने के बाद देख लेते हैं कितना होगा, 62,105, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 37,105 रुपीज, जो कि यहाँ पे रहेगा रिफंड, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्वेश्चन में यहीं पे ओनली मिल रहा है आईटीसी जो कि रहेगा 37,105, एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है रिफंड नहीं है। तो रिफंड अगर टोटल करेंगे यहाँ पे तो रिफंड टोटल यहाँ पे हो जाएगा 37,105 रुपीज, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चलो चलते हैं, तो यहाँ पे है विथ रेफरेंस टू द सेक्शन नंबर 54 मेंशन द केसेस वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इज अलाउड। तो यहाँ पे आपको बताना है कुछ केसेस जो कि सेक्शन नंबर 54 सब सेक्शन 3 में दिया है कि जहां पे आपको रिफंड मिल जाएगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, ठीक है, रिफंड मिल जाएगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। तो मेनली आपका दो सिचुएशन में आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, दो सिचुएशन में आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मिल जाएगा। तो दो सिचुएशन क्या है, अगर आप कोई भी अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ जो भी रहता है पहले जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई एंड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी नहीं है ड्यूटी है,
तो वहां पे मिल जाएगा। दूसरा है अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, जीरो रेटेड सप्लाई मीन अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम मानेंगे उसको जीरो रेटेड सप्लाई। एंड जीरो रेटेड सप्लाई के केस में दो सिचुएशन में नहीं मिलेगा आपको ये जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट। दो सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लग रहा है तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा ये जो रिफंड। दूसरा है कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड उसके लिए आपको ड्रॉबैक मिल रहा है एंड आईजीएसटी के लिए आईटीसी मिल रहा है तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा ड्यूटी जो भी रिफंड के हेल्प से। उसके बाद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, जब आप जो भी टैक्स पेमेंट करते हैं उसका रेट अगर कम हो जाएगा किससे, जो भी आप इनपुट के ऊपर जो भी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट का रेट अगर कम हो जाएगा इनपुट का रेट से तो वहां पे आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, रिफंड मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 दिया है कि स्टेट फ्यू केसेस वेयर रिफंडेबल अमाउंट शैल बी पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। तो यहाँ पे आपको कुछ केसेस बताना है जहां पे आपका जो भी रिफंडेबल अमाउंट वो मिल जाएगा आरसीसी को, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी जो भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाकर आपको आरसीसी को मिल जाएगा। वही पढ़े थे जो भी एक्सेप्शन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है, यहाँ पे भी वही है, वही पॉइंट्स ऑफ 6 पॉइंट सेम रहेगा। पहले तो अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा सिचुएशन अगर आप सप्लाई नहीं किए हैं या पार्टली किए हैं एंड इनवॉइस भी इशू नहीं हुआ है बट टैक्स पेमेंट कर दिए हैं तो वहां पे मिल जाएगा। थर्ड सिचुएशन है अगर आप गलत हेड में पुट कर दिए, ठीक है। गलत हेड मीन्स अगर आप आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी या एसजीएसटी पेमेंट कर रहे हैं या एसजीएसटी की जगह अगर आईजीएसटी पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको रिफंड मिल जाएगा, दोबारा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी यहाँ पे जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ दी जीरो रेटेड सप्लाई एंड दूसरा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसके बाद है अगर जो फिफ्थ सिचुएशन है कि अगर आप अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल अनजस्ट एनरिचमेंट, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये जो रिफंड एप्लीकेंट को। उसके बाद लास्ट है अगर कमिश्नर कुछ नोटिफाई करेगा केसेस जहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा एंड वहां पे आरसीसी को मिल जाएगा, ठीक है। ये था 6 सिचुएशन जहां पे आरसीसी को मिल जाएगा, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड को जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है वाई लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्विसेज वैल्यूड $1 लाख। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड वो एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विसेज जिसका वैल्यू है $1 लाख एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाज कंप्लीटेड ऑन 15 जनवरी। तो यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट कब होता है, सर्विसेज कंप्लीट होता है 15 जनवरी में। उसके बाद पेमेंट फॉर दिस सर्विस वाज रिसीव्ड ऑन, पेमेंट कब रिसीव होता है, तो पेमेंट रिसीव होता है 28 फरवरी को। तो यहाँ पे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है एंड यहाँ पे सर्विस कब एक्सपोर्ट कर रहा है 15 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो टाइम पीरियड थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे है एक्सपोर्ट कर रहा है वो है $1 लाख, बट वो एक्सपोर्ट कब, सर्विस कब होता है, सर्विस यहाँ पे 15 जनवरी को सर्विस देता है, ठीक है, सर्विस देता है 15 जनवरी में। उसके बाद पेमेंट कब होता है, पेमेंट होता है यहाँ पे 28 फेब को यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली। उसके बाद रिफंड क्लेम वाज फाइल्ड बाय वाई लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज फॉर 6 लाख ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पे रिफंड क्लेम कर रहा है 31 मार्च को, ठीक है। आरसीसी जो भी वाई लिमिटेड है तो यहाँ पे रिफंड क्लेम कर रहा है 31 मार्च को यहाँ पे रिफंड क्लेम कर रहा है। उसके बाद है यहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद रिफंड क्लेम वाज सैंक्शन ऑन 30 जून। तो यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन वो सैंक्शन कब होता है, सैंक्शन होता है कि 30 जून को, ठीक है, 30 जून को वो सैंक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिफंड वाई लिमिटेड विल गेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो यहाँ पे कितना अमाउंट वो वाई लिमिटेड गेट, कितना रिफंड वो पाएगा वाई लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड व्हाट इज द रिलेवेंट डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर जीएसटी लॉ। यहाँ पे रिलेवेंट डेट ऑफ रिफंड क्या रहेगा एंड यहाँ पे एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा अगर वहां पे लेट में वो रिफंड सैंक्शन किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे रिफंड जब एप्लीकेशन देता है मेनली तो रिफंड कितना वो एलिजिबल हो जाएगा, जितना वो पेमेंट करता है 6 लाख, वो पेमेंट कर रहा है 6 लाख, तो 6 लाख यहाँ पे ये जो भी पेमेंट कर रहा है 6 लाख तो ये एलिजिबल हो जाएगा रिफंड के लिए 6 लाख, क्योंकि वो 6 लाख पेमेंट कर रहा है, ठीक है। 6 लाख वो एलिजिबल हो जाएगा रिफंड के लिए, जितना भी वो पेमेंट करेगा पेमेंट डेट में वो एलिजिबल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है वो एलिजिबल हो जाएगा 6 लाख के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे रिफंड का ड्यू डेट क्या रहेगा, रिलेवेंट डेट क्या रहेगा। तो जब वो रिफंड एप्लीकेशन देता है, रिफंड का एप्लीकेशन जब देता है उसका 60 डेज के अंदर उसको सैंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट 60 डेज के अंदर देना चाहिए, ठीक है। 60 डेज के अंदर उसको रिफंड ऑर्डर सैंक्शन करना चाहिए, बट यहाँ पे 60 डेज कब कंप्लीट होता है, 60 डेज अगर देखेंगे हम महीने वाइज लेते हैं तो आपका
एंड मे 30 तक उसको देना चाहिए था, ठीक है, मे 30 तक उसको देना चाहिए था, बट वो कब दे रहा है, 30 जून को, मींस 60 डेज के बाद यहाँ पे वो दे रहा है, 60 डेज के बाद यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। रिलेवेंट डेट रहेगा 60 डेज, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रिलेवेंट डेज लिख लेना है कि 60 डेज के अंदर उसको देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट क्या लगेगा, क्योंकि वो लेट में दिया है, मे 30 के बाद वो दे रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 6%, ठीक है, 6% यहाँ पे रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ आ गया, 6% रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन जो भी था रिफंड का वो खत्म हो जाता है, बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को चलते हैं, जो कि है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन द जीएसटी, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन द जीएसटी। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन जीएसटी ये भी एक नेग्लिजिबल चैप्टर है, जिसको बताते हैं कि ये कोर्स में ही नहीं है बहुत सारा टीचर। तो चलो इसमें भी क्वेश्चन है एंड ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में इसमें से आता है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, एमसीक्यू आ जाता है। तो चलो इसमें भी आपका इलस्ट्रेशन नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाइए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रीफली डिस्कस हाउ एक्सपोर्ट आर ट्रीटेड अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्सपोर्ट को कैसे हम ट्रीट करेंगे जीएसटी में। तो एक्सपोर्ट मींस इंडिया से अगर बाहर हम कोई भी सेल करेंगे एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो वहां पे हम क्या मानेंगे, इसको आईजीएसटी मानेंगे, क्योंकि ये इंटरस्टेट उसको मानेंगे, एक स्टेट से अलग स्टेट को जाता है इंटरस्टेट मानते हैं, अगर एक्सपोर्ट होगा तो भी हम उसको इंटरस्टेट मानेंगे, एंड यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, एंड ये डील करेगा आईजीएसटी एक्ट डील करेगा। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं जब एक्सपोर्ट करेंगे, एंड जीरो रेटेड सप्लाई के केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, फ्री हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, वो इनपुट के टाइम या आपका फाइनल प्रोडक्ट के टाइम वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, मींस एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, जीएसटी में। उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट आर टैक्स अंडर जीएसटी। तो इंपोर्ट कैसे टैक्स होगा जीएसटी में। तो इंपोर्ट मेनली हम इंपोर्ट को भी मानेंगे, क्या मानेंगे, इंपोर्ट को मानेंगे इंटरस्टेट सप्लाई, एंड इसको हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई एंड जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपोर्ट जब होगा हमारा जो जीएसटी वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में जो भी स्टेट है कंजम्पशन स्टेट वो टैक्स रेवेन्यू लेगा, ठीक है, जो भी कंजम्पशन स्टेट है वो टैक्स रेवेन्यू लेगा, तो इसलिए यहाँ पे इंपोर्टर टैक्स भरता है, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टर टैक्स भरता है। एंड इंपोर्ट जब गुड्स करेंगे तो वहां पे इंपुट या गुड्स के ऊपर लग जाता है जीएसटी, बट अगर हम इंपोर्ट करेंगे मशीनरी तो वहां पे क्या लगेगा, तो वहां पे लग जाएगा आपका कस्टम, एंड कस्टम आपका पावर है लेवी एंड कलेक्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी। तो ओनली इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनपुट के लिए आपका लग जाएगा यहाँ पे जीएसटी, बट अगर मशीनरी के लिए लगेगा कस्टम, ठीक है। उसके बाद ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछेंगे ना बेसिक क्वेश्चन, बट घबरा जाएंगे क्वेश्चन पूछने से। डिस्क्राइब हाउ एक्सपोर्ट आर टैक्स अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सपोर्ट कैसे ट्रीट होगा जीएसटी में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट तो वही ना, जीएसटी में एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, जीएसटी में एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, एंड इसको हम मानते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाई, एंड जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो बहुत सारा यहाँ पे आपका टैक्स फ्री हो जाता है ये एक्सपोर्ट जब करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट जब करेंगे तो वहां पे ये टैक्स फ्री हो जाता है। और एक चीज है आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा या आपको बॉन्ड इशू करना पड़ेगा। अगर आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है तो वहां पे आप बॉन्ड विद बैंक गारंटी के साथ आप यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इज इट नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर इफेक्टिंग जीरो रेटेड सप्लाई इलुसिडेट मींस एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्या बॉन्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको जीरो रेटेड सप्लाई के लिए बॉन्ड ऑल सिचुएशन में इशू कर सकते हैं, बट एक सिचुएशन है एक्सेप्शन है जहां पे आप बॉन्ड इशू नहीं कर सकते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। एक है जो कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हैं जिसका अमाउंट अगर आपका 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे आप बॉन्ड इशू नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ऑल सिचुएशन में बॉन्ड इशू कर सकते हैं। एंड बॉन्ड के रिलेटेड जो भी सर्कुलर एंड जो भी प्रोविजन वो सब आ जाएगा रूल्स के हिसाब से, बट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको इग्नोर करना है। ओनली आपको लिखना है कि बॉन्ड यहाँ पे ऑल जीरो रेटेड सप्लाई के लिए इशू हो सकता है। उसके बाद है ए लिमिटेड एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स विद बी लिमिटेड, एक कंपनी बेस्ड इन यूएई। तो यहाँ पे ए लिमिटेड एंटर करता है बी लिमिटेड के साथ, जो कि एक कंपनी वो यूएई का है। मींस यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए लिमिटेड है वो इंडिया का है, वो सेल करने के लिए गुड्स टू बी लिमिटेड सेल करने के लिए, जो कि है यूएई का, ठीक है, यूएई के साथ, ठीक है, यूएई के साथ। बी लिमिटेड रिक्वेस्ट द गुड टू बी डिलीवर्ड बाय ए लिमिटेड टू सी लिमिटेड, एक कंपनी बेस्ड इन कर्नाटका। तो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड बोल रहा है कि वो जो सेल्स आप सी लिमिटेड को कर लो। सी लिमिटेड कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है, वो कर्नाटका में है, तो सी लिमिटेड को कर लो ये जो सेल्स। वेदर दिस ट्रांजैक्शन विल क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन ये क्वालिफाई होगा क्या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। एनालाइज दिस सिनेरियो एंड ऑफर योर कमेंट। तो यहाँ पे एनालाइज करिए जो सिचुएशन सिनेरियो एंड ऑफर योर कमेंट। तो यहाँ पे
एक तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो गुड्स इंडिया के बाहर जाना चाहिए फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया, इंडिया से एक जो गुड्स वो आउटसाइड इंडिया जाना चाहिए, बट यहाँ पे इंडिया का वो बंदा है ए लिमिटेड, बट वो गुड्स जा रहा है कहाँ पे, अल्टीमेटली वही इंडिया में है, कर्नाटका में है। तो ये तो इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है उसके बाहर तो नहीं जा रहा है, इंडिया का जो भी टेरिटरी है उसके बाहर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे तो एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया जाना चाहिए, तो यहाँ पे तो इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको हम एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये कस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ए लिमिटेड इज मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज व्हिच आर आल्सो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो यहाँ पे ए लिमिटेड वो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है एंड वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। ठीक है, एंड द सप्लाई हैज पेड, सप्लायर जो भी कंपनी है वो पेड कर रहा है जीएसटी 2 लाख ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज व्हिच हैव बीन यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन इफेक्टिव सच जीरो रेटेड सप्लाई। तो यहाँ पे वो पेड कर रहा है टैक्स आईटीसी, जो भी इनपुट टैक्स पेड कर रहा है 2 लाख, एंड उसको वो यूज कर रहा है जो भी इनपुट सर्विसेज को जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज कर रहा है। एग्जामिन करिए कि इफ ए लिमिटेड कैन अवेल आईटीसी ऑफ इनपुट टैक्स 2 लाख पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली इन इफेक्टिव सच जीरो रेटेड सप्लाई। तो यहाँ पे ए लिमिटेड को आईटीसी मिलेगा क्या, जो भी 2 लाख वो पेमेंट किया है पर इनपुट सर्विस के लिए, यानी उसको यूज कर रहा है किसके लिए, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे मेनली ये पूछा है, एक क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन पूछा है ना कि ये केस स्टडी पूछा है। तो यहाँ पे मेनली जीरो रेटेड सप्लाई अगर करेंगे तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 16 बोल देता है कि आपको आईटीसी मिल जाएगा, चाहे आप एग्जाम सप्लाई प्रोड्यूस कर रहे हैं या टैक्सेबल सप्लाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर आपका ब्लॉक क्रेडिट आ जाता है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में, तो वहां पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, वही क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन है, मेनली आपको जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर आपको आईटीसी मिल जाता है, बट अगर आप ब्लॉक क्रेडिट में आ जाता है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में, तो वहां पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है whether services of short-term accommodation, conferencing, banqueting, etc. provided to a SEZ unit developer by a supplier located in the same state is that the SEZ unit developer should be treated as an interstate supply under section number 7 or an intrastate supply under section 8 and read with section number 12 जो कि है place of supply। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक ही स्टेट के अंदर दोनों है। ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर ये जो सप्लायर है, मेन जो सप्लायर है, एंड यहाँ पे वो सप्लायर है। ठीक है, ये सप्लायर है एंड वो सप्लाई कर रहा है एसीजेड यूनिट या एसीजेड डेवलपर को, वो सप्लाई कर रहा है कौन सा सर्विस, ये मेनली आपका शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन एंड कॉन्फ्रेंसिंग एंड बैंक्वेटिंग का सर्विस मेनली दे रहा है, एंड ये दोनों एक ही स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे दो सेक्शन, तीन सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तीन सेक्शन कौन सा है, एक तो सेक्शन नंबर 7 आ जाएगा, सेक्शन 7 आ जाएगा, सेक्शन नंबर 8 आ जाएगा एंड सेक्शन नंबर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 8 से पहले सेक्शन नंबर 7 बोल रहा है अगर आप एसी जो यूनिट या डेवलपर को सप्लाई करेंगे तो वहां पे उसको हम मानेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, उसको हम मानेंगे इंटरस्टेट सप्लाई, ये सेक्शन नंबर 7 बोल रहा है, स्पेसिफिकली वो बोल रहा है। पर सेक्शन नंबर 8 बोल रहा है कि एक ही स्टेट के अंदर अगर आप सप्लाई करें तो उसको इंटरस्टेट बोलेंगे। ठीक है, इंटरस्टेट बोलेंगे, इंटरस्टेट बोलेंगे। एंड दूसरा यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 बोल रहा है कि अगर अगर आप यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे जहां पे आपका लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे अगर देखें प्लेस ऑफ सप्लाई आपका कर्नाटका, वही एसीजेड जहाँ पे है, एंड यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर भी वहीं पे है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर भी वहीं पे है, कर्नाटका में है। तो ये दोनों एक ही स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे भी हम इसको मानेंगे इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मानेंगे, इंटरस्टेट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, दो प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वही ट्रांजैक्शन को ये सेक्शन नंबर 7 बोला है इंटरस्टेट एंड सेक्शन नंबर 8, 12 जो भी दोनों वो बोला है इंटरस्टेट। तो यहाँ पे जब दो सेक्शन कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी स्पेसिफिक प्रोविजन है वो प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन ये बोल रहा है इंटरस्टेट होगा, बट ये जनरल प्रोविजन बोल रहे हैं कि इंटरस्टेट होगा। तो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन ये है, सेक्शन नंबर 7 बोल रहा है कि ये वाला इंटरस्टेट, क्योंकि अगर हम कोई भी सप्लायर अगर सप्लाई करेगा एसीजेड यूनिट डेवलपर को तो वहां पे हम इसको इंटरस्टेट मानेंगे। बट जनरल प्रोविजन ये बोल रहा है कि इंटरस्टेट मानेंगे। और एक सेक्शन नंबर 8 बोल रहा है कि उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप कोई भी एसीजेड यूनिट या डेवलपर को बोलेंगे तो वो एक्सक्लूड हो जाता है आपका ये इंटरस्टेट से। तो यहाँ पे हम मानेंगे इंटरस्टेट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरस्टेट मानेंगे, आईजीएसटी लगाएंगे ना कि इंटरस्टेट। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे मिस्टर अमरकांत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बीइंग ए पार्टनर इन जीएसटी रजिस्टर फार्म ऑर्डर ए गेमिंग सॉफ्टवेयर फॉर हिज सन फ्रॉम ए कंपनी लोकेटेड इन यूएसए। तो यहाँ पे अमरकांत वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो एक पार्टनर है जीएसटी रजिस्टर फार्म में है, एंड वो एक इंपोर्ट कर रहे हैं गेमिंग सॉफ्टवेयर फॉर हिज सन, कहाँ से, यूएसए बेस्ड कंपनी में। ठीक है, एंड ही मेक्स द पेमेंट फॉर द सेम फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, वो पेमेंट कर रहे हैं फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एग्जामिन वेदर
द ट्रांजैक्शन विल बी लाइबल टू जीएसटी, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन लाइबल होगा क्या जीएसटी के लिए, इफ यस इन हुज हैंड्स द टैक्स लाइबिलिटी इज राइज, तो अगर टैक्सेबल होगा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अमरकांत है, AK है, एंड वो इंपोर्ट कर रहे हैं किसी यूएसए बेस्ड कंपनी में, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं एक गेमिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं एक गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए, सॉन के लिए, एंड पेमेंट कर रहे हैं पर्सनल बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे अगर हम कोई भी इंपोर्ट करेंगे गेमिंग सॉफ्टवेयर तो उसको बोलेंगे OIDAR सर्विस वाला, ठीक है, OIDAR सर्विस है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, इसको बोलेंगे OIDAR सर्विस। तो OIDAR सर्विस यहाँ पे दूसरा है कि यहाँ पे यूएसए कंपनी ये एक नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में है, एंटिटी में है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं एंटिटी मीन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो RCM लग जाएगा, क्योंकि एंटिटी में है तो यहाँ पे RCM लग जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो अमरकांत है वो एक पर्सन है, एंड वो जो ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं गेमिंग सॉफ्टवेयर वो पर्सनल पर्पज के लिए, क्योंकि उसका सॉन यूज करेगा तो पर्सनल पर्पज के लिए उसको यूज करेंगे, प्लस उसका जो भी पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट से, पर्सनल बैंक अकाउंट से वो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल बैंक अकाउंट से वो पेमेंट कर रहे हैं जो कि उनका पर्सनल अकाउंट है। अगर वो रजिस्टर फार्म अकाउंट से अगर पेमेंट करते हैं तो वहां पे ये पर्सनल पर्पज नहीं होता है, बट ये पर्सनल यहाँ पे इंडिविजुअल एक पर्सनल पर्पज के लिए जब कोई भी OIDAR सर्विस लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ठीक है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट यहाँ पे है अमरकांत। तो जब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अगर होगा तो वहां पे OIDAR सर्विसेज है, एंड ये जो कंपनी एंटिटी में है नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में भी है तो भी ये टैक्स भरेगा, वहां पे RCM नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये जो एंटिटी यूएस बेस्ड कंपनी वो टैक्स भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। मेनली टैक्सेबल नहीं होता है अगर कोई भी आप पर्सनल पर्पज के लिए मंगाएंगे, बट अगर आप OIDAR सर्विस मंगाएंगे तो वहां पे टैक्सेबल होगा ही होगा, एंड वहां पे टैक्स कौन भरेगा, मेनली RCM में जो भी रेसिपिएंट भरता है। अगर यहाँ पे RCM में जो भी रेसिपिएंट अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बन जाएगा तो वहां पे जो भी सप्लायर है, रियल सप्लायर, वो चाहे नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में हो तो भी वो टैक्स भरेगा यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है, ये टैक्स भरेगा, GST देगा, ठीक है। क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सेपरेट LUT टू बी फर्निश फॉर एवरी एक्सपोर्ट सप्लाई। तो यहाँ पे सेपरेट LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश करना पड़ेगा क्या, किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करना पड़ेगा क्या, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक सर्टिफिकेट की तरह है, बॉन्ड की तरह है, तो यहाँ पे हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कर सकते हैं क्या, सेपरेट अंडरटेकिंग किसके लिए, सेपरेट ईच एक्सपोर्ट के लिए नहीं, यहाँ पे with reference to the provision of the GST law examine the veracity or otherwise of the statement। तो यहाँ पे एग्जामिन करना पड़ेगा veracity और otherwise। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलता है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसको यूज कर सकते हैं, ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को आपको सेपरेट इच एक्सपोर्ट के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपका 1 साल के लिए वो वैलिडिटी देता है। और एक बात है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं टाइम पीरियड के अंदर या पेमेंट नहीं करते हैं ड्यूटी, तो वहां पे आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, विड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद जब आप बाद में अगर कोई भी जो भी ड्यूटी अगर पेमेंट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट नहीं ड्यूटी अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपका रिस्टोर हो जाएगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। बट यहाँ पे दिक्कत है कि वो जो पीरियड है जहां पे आपका विड्रॉ हो गया था एंड जहाँ पे रिस्टोर हुआ है, वो पीरियड के लिए आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट के लिए वहां पे आप बॉन्ड इशू कर सकते हैं, विथ बैंक गारंटी इशू कर सकते हैं, तो वहां पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं चलेगा तो भी चलेगा। उसके बाद आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूज। और एक बात है, अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड ऑलरेडी इशू कर चुके हैं बट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे आपको 3 मंथ प्लस 15 डेज के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट 18% लग जाएगा, ठीक है, 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करने के बाद आपको 3 मंथ प्लस 15 डेज के अंदर इशू करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा 18%, ठीक है। ये था सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, XT लिमिटेड एंटर इनटू हाई सी सेल। तो यहाँ पे XT लिमिटेड वो एंटर करता है एक हाई सी सेल ट्रांजैक्शन विथ BYU लिमिटेड फॉर सर्टेन गुड्स। तो यहाँ पे XT लिमिटेड वो एंटर करता है, यहाँ पे XT लिमिटेड वो BYU लिमिटेड के साथ वो एंटर करता है किसके लिए, हाई सी ट्रांजैक्शन। हाई सी सेल मींस आपका जो भी गुड्स जब हाई सी में होता है मींस वो ट्रांजिट में जब होगा, इन ट्रांजिट में, तो वहां पे सेल परचेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई सी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे XT लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट GST ऑन सच सेल ट्रांजैक्शन इज पेएबल एट द टाइम ऑफ सेल। तो XT लिमिटेड ये इज ऑफ द व्यू, ये व्यू कर रहा है कि यहाँ पे GST देना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर GST देना पड़ेगा, एंड मींस प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी इज पेएबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। प्लस मींस यहाँ बोल रहा है कि उसको BCD भी देना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ
फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी उसको देना पड़ेगा। एग्जामिन वेदर द व्यू टेकन बाय एक्सटी लिमिटेड इज करेक्ट, तो यहाँ पे एग्जामिन करना है कि ये जो व्यू लिया है वो करेक्ट या इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो व्यू लिया है वो पार्शियल करेक्ट है, क्योंकि आपका जब आप कोई भी हाई सी सेल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता है। कौन सा, यहाँ पे जो आपका शेड्यूल नंबर 3 बताता है कि नेगेटिव लिस्ट सप्लाई, जहां पे अगर आप कोई भी हाई सी सेल ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट सप्लाई है। तो यहाँ पे एक तो जीएसटी मना कर रहा है कि यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, मीन्स यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये बोल रहा है कि दोनों लगेगा, तो पहले तो जीएसटी नहीं लगेगा, उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगा, क्योंकि हाई सी सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है। एंड यहाँ पे कौन देगा, जो भी इंपोर्टर है वो देगा। एंड कौन सा प्राइस के ऊपर, जो लास्ट कस्टमर जो आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा वो देगा, यहाँ पे बीसीटी देगा, ठीक है। जो भी कस्टमर, यहाँ पे जो भी इंपोर्टर वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा वो यहाँ पे बीसीटी भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीसीटी लगता है एंड यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, बीसीटी लगता है बट जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे वो जो बोल रहा है एक्सटी लिमिटेड की, वो पार्शियल करेक्ट है, क्योंकि जीएसटी नहीं लगेगा बट बीसीटी लगेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर चैप्टर खत्म होता है एंड आपका रिफंड चैप्टर भी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, कुछ 20 क्वेश्चन था। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन करना है तो आप हमारा जो भी क्वेश्चन बैंक उसको खरीद सकते हैं, एंड वो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर देखेंगे यहाँ पे आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड यहाँ पे रिटर्न रिफंड के ऊपर आपका 13 + 19 मीन लगभग आपका 35 क्वेश्चन है। तो वहां पे आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो भी सब क्वेश्चन का एंड आपका एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है, कवर हो जाता है। एंड आपका जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे सीएमए सीएस का भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आता है, तो वो भी इसमें डाल दिए हैं हम। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें है, 900 क्वेश्चन है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक बात है, आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ये जो रिफंड एंड आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर को जल्दी रिवाइज कर लीजिए। एंड हमारा जो भी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए आपको पहले पता चल जाएगा जो भी आएगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और एक नया चैप्टर के साथ।